नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल आधुनिक काव्य सोपान की बात कर रहे हैं। इस पुस्तक की कविताएं पढ़ने से पहले हम इस आधुनिक काल के बारे में जान रहे हैं। आधुनिक काल के दो भाग भारतेंदु काल और द्विवेदी काल की चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम आधुनिक काल के ये कालखंड छायावाद की बात करेंगे। द्विवेदी काल के बाद का काल छायावाद काल नाम से जाना जाता है और छायावाद की समय सीमा है सन 1918 से लेकर सन 1936। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या था ये छायावाद, किस तरह की कविताएं छायावाद में रची जाने लगी, छायावाद की प्रवृत्तियां क्या रही, कौन कौन प्रमुख कवि थे जिन्होंने इस कालखंड के दौरान अपनी रचनाएं की। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा हम 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखना प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना उन्होंने समीचीन समझा। छायावादी काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया मतलब अर्थ कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होना था और वेदना और रहस्यमय अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की गई थी। छायावाद नाम के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्री शारदा और सरस्वती में क्रमशः 1920 और 1921 में मुकुटधर पांडे तथा श्री सुशील कुमार के दो लेख हिंदी में छायावाद शीर्षक से प्रकाशित हुए थे। मुकुटधर पांडे ने छायावादी काव्य की अस्पष्टता के लिए व्यंग्य रूप में छायावादी काव्य नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त माना, एक तो रहस्यवाद और दूसरा पद्धति विशेष के अर्थ में। छायावाद की अनेक लोगों ने अपनी तरफ से अलग अलग परिभाषाएं दी। वो परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग
काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। जयशंकर प्रसाद छायावाद की परिभाषा इस प्रकार बताते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती हैं तभी छायावाद की सृष्टि होती है। वे पूरी तरह से इसको आध्यात्मिक बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि उनका मानना है कि छायावाद एक स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, सूक्ष्म मतलब मनुष्य जो सामान्य जन है, तो उनका एक स्थूल जो एक सत्ता है उसके प्रति जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उन सब के प्रति जो लिखा जा रहा है वो छायावाद है। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि छायावाद तत्वत प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। रामविलास शर्मा लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा और थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यमय भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। तो ये मूल रूप से इन लोगों ने छायावाद की परिभाषाएं अपनी तरफ से बताई। छायावाद के मुख्य 4 कवि हैं जो इस प्रकार से हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये चारों कवि छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं और इनकी रचनाएं छायावादी काव्य से अभिप्रेत है। छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जो सूक्ष्म रूप से, सामान्य रूप से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आत्माभिव्यंजना, पहली विशेषता कि छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों ने काव्य वस्तु बनाया। छायावादी कविता में व्यक्तिक सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई। प्रसाद की आंसू काव्य, पंत का उच्छ्वास, इस कथन के समर्थन में हम कह सकते हैं, जिनमें उन्होंने अपनी आत्माभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया है। सौंदर्य चित्रण, छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति बाह्य वर्णनों में उतनी नहीं रही जितनी आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में एवं भाव दशाओं के वर्णन में रही। तो उन्होंने सौंदर्य को अपना एक पक्ष माना काव्य रचने करने का। अगली है श्रृंगार निरूपण। द्विवेदी को इन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में। छायावाद में आकर कविता ने पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों में आकर्षक चित्र अंकित किए हैं। अगली विशेषता नारी भावना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्मान्य स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कविता में
उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी हैं और अपने इन गुणों के कारण वो श्रद्धा की पात्र हैं। अगली विशेषता है रहस्यवाद। छायावादी काव्यों में रहस्यवाद की प्रवृत्ति इनकी प्रमुख विशेषता रही है। अलग अलग कवियों ने एक अदृश्य सत्ता के प्रति अपनी कविता में एक रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है, उसके आलंबन और उद्दीपन रूप को दिखाया है। अगली विशेषता है दुख और वेदना की विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवयित्री हैं। पंत ने अपनी परिवर्तन कविता में भी वेदना को दिखाया है। प्रसाद के आंसू में वेदना दिखाई देती है। अगली विशेषता है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। छायावादी काव्यों में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्रांकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितांत असंप्रक्त नहीं थे। अगली विशेषता है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हैं। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हुआ, प्रतीकात्मक शैली, उपचार, वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। तो ये मूल रूप से छायावादी काव्य की विशेषताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो इन विशेषताओं को लेकर के ये काव्य रचा गया था। तो ये था हमारा छायावाद। इसमें अगर कहीं समझने में कोई परेशानी आपको हो रही तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद।